दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। अभी तक जो है हम मुगल काल पूरा कर चुके हैं। अंग्रेज़ों की भारत में जो है विजय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पुर्तगालियों का और विदेशियों का जो आगमन है वो अभी तक जो है हम रिवाइज कर चुके हैं। तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का किस तरह से विस्तार हुआ और कैसे ये लोग आए और क्या क्या जो है हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या भूमिका रही है, तो इनकी भूमिका जो है 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, वह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, किंतु कालांतर में भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति और व्याप्त अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस तक अंग्रेज अपने अधिकांश यूरोपीय तथा बंगाल जैसे प्रमुख देशी प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन कर चुके थे। अतः भारत पर अब ब्रिटिश विस्तार के लिए एक मुक्त क्षेत्र था। अंग्रेजों ने अपनी भारत विजय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे जिनका ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में भी अनुसरण किया। अंग्रेजों का विश्वास था कि भारत में एक ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा के अभाव में वे आकांक्षाओं को आसानी से पूर्ण कर सकते थे। इस नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार किया। अब जो है ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के निहित कारण भी हैं, तो वो निहित कारण क्या क्या हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली और डलहौजी, ये जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का जो क्या लाभ इन्होंने उठाया, उस समय केंद्रीय सत्ता का अभाव था, राजनीतिक अस्थिरता थी और अदूरदर्शिता थी। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाकर ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज गवर्नरों द्वारा भारत में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली, वारेन हेस्टिंगस ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की, वेलेजली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्य से कई छोटे बड़े युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्रों, रणनीति और युद्ध से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से भारत विभिन्न वर्गों, जातियों और संप्रदायों में विभक्त था, जिसके कारण उनकी वफादारी केवल अपनी जात एवं क्षेत्र तक सीमित रही। फलतः ब्रिटिश के विरुद्ध वे एकजुट होकर बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सके। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई। वो 3 प्रमुख नीतियां कौन कौन सी थी? पहली थी लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति, दूसरी थी वेलेजली की सहायक संधि की नीति और तीसरी थी लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति। अब लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन, तो लॉर्ड क्लाइव की जो द्वैध शासन की नीति थी वो क्या थी? तो प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वहीं लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर कूटनीतिक षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया। बक्सर के युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 में हुई, तो इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। कालांतर में बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निजामता यानी सूबेदारी भी प्राप्त हो गई। दीवान और सूबेदार मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवानी से अभिप्राय भूमिकर वसूल करना और भूमिकर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था, जबकि सूबेदारी यानी निजामता का अभिप्राय आंतरिक सुरक्षा, शांति तथा सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना आदि होता था। कंपनी दीवानी और निजामता के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करती थी। दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में रजा खां, बिहार में शितब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया।
उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही बनी रहीं। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्यों को छोड़कर शेष समस्त कार्य पूर्ववत ही संपन्न करते रहे। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं चलने लगीं। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथ में था, किंतु नवाब के समस्त अधिकार छीन लिए गए। वह अब स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। अब द्वैध शासन स्थापित करने के क्या कारण थे? तो बक्सर युद्ध जो 1764 में हुआ, तो इसकी विजय के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का अंदेशा था। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उसके इन अधिकारों की चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकती थी। कंपनी के पास उस समय इतनी पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी और अधिकारीगण थे वे भी स्थानीय रीति रिवाज व परंपराओं से अनभिज्ञ थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की भी संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भी भय था। अब द्वैध शासन से ब्रिटिश कंपनी को क्या लाभ था? तो ब्रिटिश कंपनी को का जो है प्रशासकीय सुधार हुआ, बाहरी संघर्ष से इसमें बचाव मिला है और आर्थिक लाभ भी हुआ है। तो ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा जो मिली है वो ऐसे कि बंगाल में जिस समय द्वैध शासन स्थापित किया गया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था। ब्रिटिश कंपनी को इससे प्रशासकीय सुविधा मिली। द्वैध शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहा। अब बाहरी संघर्ष से बचाव कैसे था? तो ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो वह उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय शासकों के विरोध का कारण बन सकता था। परिणामतः भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के सम्मिलित विरोध का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा होता। आर्थिक लाभ क्या था? तो ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारी व कर्मचारी ऊंचे वेतन पर रखने पड़ते। इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती। नवाब के कम वेतन के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाए जाने से और प्रशासन व अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई। अब द्वैध शासन से बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें उत्तरदायित्व का अभाव रहा, शोषण, कुप्रशासन और अराजकता रही, कृषि का पतन हो गया, उद्योग धंधों का पतन हो गया। तो उत्तरदायित्व का अभाव कैसे रहा द्वैध शासन से बंगाल पर? तो द्वैध शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समस्त भूमिकर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूलकर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी पर प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। शासन प्रबंध नवाब के अधिकारी ही करते थे, किंतु इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या धन नहीं था। इस प्रकार द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार और धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। अब शोषण, कुप्रशासन और अराजकता का क्या प्रभाव रहा? तो बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार में थी, जिसका उन्होंने पूरा रणनीतिक फायदा उठाया, किंतु प्रशासन की ओर कंपनी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इससे शांति और न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। कंपनी के पास धन, सत्ता और अधिकार थे, किंतु जनता के प्रति उन्हें सहानुभूति नहीं थी। परिणामतः राज्य में अराजकता का वातावरण बन गया। कृषि का पतन। तो द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा।
इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि कर भार में वृद्धि हुई और वसूली भी कठोरतापूर्वक की जाने लगी। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। इस तरह की कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव वर्ष 1770 के अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। अब उद्योग धंधों का पतन हो गया। तो द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के बाद और बढ़ गया। इस अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों तथा उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति बदतर होती गई। कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। वस्तुतः बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया गया, लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा व्यापार पर एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों एवं शिल्पकारों के लिए कार्य करना अब लाभप्रद नहीं रह गया। अतः वे उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। फिर द्वैध शासन की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। अब लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी, तो ये क्या थी? तो लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड वेलेजली साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबार में सक्रिय एवं सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्यों का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया। इसमें स्मरणीय यह है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, किंतु सहायक संधि को व्यावहारिक रूप वेलेजली ने ही दिया। अब सहायक संधि का अर्थ और विकास। तो सहायक संधि का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु तो आपसी समझौता, लेकिन तकनीकी अर्थों में और भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है और अब वह विवशता पूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लेना हो जाता है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगा। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उसकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, किंतु उसकी वास्तविक शुरुआत 1798 से होती है। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेजली द्वारा किया गया। विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। तो सहायक संधि की विशेषता क्या थी? तो वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा। देशी रियासतें शासन प्रबंध के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगी। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कंपनी राज्य की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। अब सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ था? तो कंपनी के लिए सहायक संधि जो है वो वरदान सिद्ध हुई। जैसे देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां नियुक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्च पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हुई। इस प्रणाली से कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों द्वारा रची जाने वाली साजिशों को पूर्णतः विफल करने में सफलता मिली।
अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे। कंपनी का सामरिक महत्व के स्थानों पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवाद में मध्यस्थ बन गई। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी बढ़ गईं। इस संधि के द्वारा देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गए, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। अब सहायक संधि का देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सहायक संधि प्रणाली जहां एक ओर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वहीं देशी राज्यों को इस प्रणाली ने अत्यधिक हानि पहुंचाई। सर थॉमस मुनरो के शब्दों में, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। निशस्त्रीकरण एवं विदेशी नीति पर कंपनी की सर्वोच्च स्वीकार कर देशी रियासतों के शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए एवं उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं थे। फलतः रियासतों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं रहा। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। फलतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक जो राजा उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देशी शासक विलासी एवं अकर्मण्य हो गए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में तेजी आई, क्योंकि यही भारतीय शासक हस्तशिल्प वस्तुओं के संरक्षक एवं खरीदार थे। किंतु अब ब्रिटिश प्रभाव में आने के कारण वे संरक्षण देने में सक्षम हो गए। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस, सैन्य संगठन आदि कमजोर हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। सिर्फ एक जो है इंदौर के होलकर थे, उन्होंने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अब इसका मूल्यांकन पूरे का देखें तो सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को अभिग्रहित करने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने का, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का, विदेशियों को नियुक्त करने का और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ हुए विवादों का समाधान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। निश्चय ही यह प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए एक मीठा विष थी। अब लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति क्या थी? तो 1848 से 1856 का काल ब्रिटिशकालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। वह बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई, वह उसके पूर्ववर्ती गवर्नरों की नीतियों से भिन्न थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। अब व्यपगत सिद्धांत का अभिप्राय क्या था, यानी हड़प नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए, तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही है और धर्म एवं परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव रहा। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यपगत सिद्धांत को नया हथियार बनाया, जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। अब डलहौजी ने भारतीय राज्यों को जो है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। जो थी, पहली श्रेणी में जो है वे रियासतें थीं जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रहीं, ना ही वे कर देती थीं। ऐसी रियासतों पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था।
द्वितीय श्रेणी में वे रियासतें थीं जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थीं और उन्हें कर देती थी, परंतु वे अंग्रेजों की अधीनस्थ थीं। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे उत्तराधिकारी गोद लेने के पहले सरकार से की सहमति प्राप्त करें। और तीसरी श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, तथा ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। अब हड़प नीति का क्रियान्वयन किस तरह से किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर निम्न राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। सतारा को 1848 में, जैतपुर संबल को 1849 में। तो सतारा जो है डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने उस उत्तराधिकारी को यह कहकर अमान्य कर दिया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंगस ने पुनर्स्थापित किया था। अब जैतपुर और संबलपुर 1849। तो उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निसंतान मर गया। मृत्यु पूर्व वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सका था, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संबलपुर को तथा उसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने आगे इसी नीति के तहत बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में तथा नागपुर 1854 में इन सब का भी विलय कर लिया। अब हड़प नीति जो थी इसकी एक समीक्षा देखी जाए तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ एवं संगठित हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी की राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ, किंतु डलहौजी के इस साम्राज्य विस्तार का नैतिक, न्यायिक और निष्पक्ष रूप से समर्थन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था, उसके पीछे कोई नैतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता, अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण थी। डलहौजी ने अपनी इस नीति से देश की प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। परिणामतः डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का विद्रोह फूट पड़ा एवं 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। अब देशी रियासतों के प्रति जो है ब्रिटिश नीति क्या रही? तो ब्रिटिश शासक की रियासतों के प्रति कोई स्थायी नीति नहीं थी। हालांकि उन्होंने देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। पहला है घेरे की नीति, फिर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति और तीसरा है अधीनस्थ संघ की नीति। अब पहला जो घेरे की नीति है ये 1765 से 1813 तक रही। तो कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से यह शैशवकाल था, अतएव कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व एवं राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का अनुपालन किया। कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना था। उदाहरण स्वरूप बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मराठा आक्रमण का खतरा था। वारेन हेस्टिंग्स के समय अवध के मामले में हस्तक्षेप, रुहेला युद्ध, मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आदि अंग्रेजों की हस्तक्षेप की नीति से विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया। निष्कर्ष यह निकलता है कि यह कहा जा सकता है कि इस काल में कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया। अब अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, जिस पे जो है कंपनी 1813 से 1858 तक चली। तो इस काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने व उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। अतः हेस्टिंग्स के आगमन के साथ ही क्षेत्र विस्तार और युद्ध की नीति की शुरुआत की गई। इस काल में मूलतः सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई, जिससे राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर,
अन्य राज्यों से उनके संबंध विच्छेद कर देने का प्रभुत्व का तत्व प्रमुख था, ताकि वे कंपनी के विरुद्ध संगठित न हो सकें। इस काल में मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गईं तथा राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कुप्रशासन के आरोप में भी राज्यों को मिलाया गया। अब डलहौजी के काल में साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ, जिसमें व्यपगत सिद्धांत प्रमुख रहा। अब अधीनस्थ संघ की नीति जो 1858 से 1935 तक रही, तो सन 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि यह विद्रोह विलय एवं रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। अतः अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिसमें स्थानीय शासकों की वफादारी एवं सहयोग प्राप्त किया जा सके। अतः एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया एवं कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार लौटा दिया गया। अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुप्रशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय न किया जाए। सन 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का वैधानिक रूप दे दिया गया तथा लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया तथा इस तरह से भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गईं। इस काल में अधीनस्थता के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाक तार, सड़कें, प्रेस तथा शिक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गईं। अब समान संघ की नीति तो ये 1935 से 1947 तक रही। तो इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इस संदर्भ में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई। यद्यपि संघ अस्तित्व में नहीं आया, कालांतर में क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की जो है समाप्ति हुई। अब जो भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव क्या रहा, तो इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही सहज परिलक्षित होने लगा था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारतापूर्ण रियायतों ने स्वदेशी व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने प्लासी जो 1757 में हुआ और बक्सर जो 1764 में हुआ के युद्ध के बाद भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त कर अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों का केवल अपने हितों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। अब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के जो है विभिन्न चरण रहे हैं। तो उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसके तहत किसी देश का आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न होता है। इसके तहत एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण करने वाला देश मातृदेश कहलाता है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का मुख्य लक्ष्य मातृदेश को लाभ पहुंचाना होता है। इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश को 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला है उपनिवेशवाद का प्रथम चरण जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है। उपनिवेशवाद का दूसरा चरण जो है ये औद्योगिक पूंजीवाद का
वो है औद्योगिक पूंजीवाद है, और उपनिवेश का तीसरा चरण ये वित्तीय पूंजीवाद है। तो अब उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है। ये 1757 से 1813 तक रहा है। तो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर ही केंद्रित रहा। फलतः इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्हें पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों से कई युद्ध लड़ने पड़े। इस चरण में ब्रिटिश के प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो निम्नवत हैं, जैसे भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना, कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं की खरीद कर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना, फिर अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। भारतीय प्रशासन परंपरागत न्यायिक कानूनों, यातायात, संचार तथा औद्योगिक व्यवस्था में विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना। कंपनी ने आर्थिक कोष बढ़ाने के लिए विजित क्षेत्रों को स्थानीय जनता पर कर लगाए। प्लासी के युद्ध के बाद जीते गए क्षेत्र की सरकारी आय पर कंपनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश की आर्थिक नीति से उद्योग धंधों का हास हुआ। परिणामतः अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर रहने लगी। किसानों से वसूली गई राशि जो लगान के रूप में वसूली जाती थी, अंग्रेजों द्वारा वस्तुओं और कीमती धातुओं के रूप में इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर दी जाती थी। भारत की लूट इंग्लैंड में पूंजी संचय का अप्रत्यक्ष स्रोत थी। इस प्रकार उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन को लुटाना था, किसी तरह यहाँ से धन को लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की, अब बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने डाकू राज्य कहा है। अब उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण जो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था, ये 1813 से 1858 तक जो है रहा है। तो इसमें 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तत्पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गईं। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। विदित है कि 1765 से 1785 के बीच अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कताई की मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, वाटर फ्रेम आदि। उद्योगों की स्थापना होने से जहां एक तरफ कच्चे माल एवं खाद्यान्न की आवश्यकता महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ कारखाना निर्मित उत्पादकों की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी पड़ी। परिणाम स्वरूप इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश ने भारत में नई नीतियां लागू की। 1813 का चार्टर्ड एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दवाखाना खोल दिया गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं तैयार माल का आयातक मात्र बनकर रह गया। 1813 के बाद अतिरिक्त निर्यात के अलावा कंपनी ने होम चार्जेस भी लागू कर दिए और अन्य खर्चों के अतिरिक्त चार्जेस में भारतीय ऋण पर ब्याज भी शामिल था। इस प्रकार भारत की संपत्ति को निचोड़कर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इस तथ्य को एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सुल्लिवान ने स्वीकार करते हुए कहा कि हमारी प्रणाली ऐसी स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाने के बाद सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाजारों में भेजा जाने लगा। ये कपड़े मिलों में तैयार होते थे, इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। परिणाम स्वरूप
अंग्रेजी कपड़ों को की सस्ती कीमत के आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं सके, फलतः भारी भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हुआ। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं कच्चे माल के लिए अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य से अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए। फलतः स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जैसी नई व्यवस्थाएं अपनाई गईं। स्मरणीय है कि जहां एक ओर स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किसानों के शोषण की चरम अवस्था थी। देश में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप देश में अनाज की कमी से खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हुई। इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रेलवे का विकास था। हालांकि रेलवे का विकास भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की सामरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। इसके विकास का दूसरा कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सेना को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाले किसी भी विद्रोह को बिना किसी विलंब के कुचला जा सके। अब क्या परिणाम निकला? तो कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। फलतः भारत में खाद्यान्न की कमी बढ़ने लगी। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता आई। भारतीय हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा और उद्योग धंधों का विनाश हो गया। विनाश होने से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि में जो है बढ़ोतरी हुई। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण कथन है। कार्ल मार्क्स जो है विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया कहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहते हैं कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। अब रेलवे का विकास भी जो है हुआ है। तो 1846 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु पहली बार भारत में रेलवे विकास की बात की गई। भारत में रेलवे के विकास का प्रथम चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई। 1853 में डलहौजी मेमो से रेलवे के विकास में तीव्रता आई और उल्लेखनीय यह है कि निवेश की शुरुआत सार्वजनिक कंपनियों ने की, बल्कि निजी कंपनियों ने की। निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें 5% ब्याज की गारंटी दी गई। 1853 में पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। 1856 में भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में ही हुई। सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्र किया गया। 1869 तक रेलवे प्रबंधन के लिए 33 कंपनियां थीं, जिसमें 24 निजी, 5 सरकारी व 4 देशी रियासतों की थीं। इन कंपनियों से ही समझौता हुआ था कि 25 साल बाद रेलवे लाइन सरकार को सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार ने राज्य के द्वारा रेलवे निर्माण व स्वामित्व पर बल दिया। 1879 में लिटन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्वी रेलवे को खरीदा गया। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की, जिसने इससे संबंधित कई अनुशंसाएं प्रस्तुत की। स्मरणीय है कि रेलवे का तीव्रतम विकास कर्जन के शासनकाल में हुआ। एक बर्थ आयोग की रिपोर्ट, एक बर्थ आयोग या 1921 में रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1947 में आज़ादी से पहले केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ। अब कुछ टिप्पणियां हैं। तो कार्ल मार्क्स, जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद है वहां अगर तकनीक पहुंचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। अर्नाल्ड कहते हैं भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, वे भारत को एकीकृत न कर सके। तिलक कहते हैं भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। अब उपनिवेशवाद का तृतीय चरण जो वित्तीय पूंजीवाद है, 1858 से ये 1947 तक जो है रहा है। तो उपनिवेशवाद का यह
चरण प्रथम 2 चरणों की ही तार्किक परिणति था, जिसके अंतर्गत उन चरणों की शोषण प्रक्रिया तो जारी रही, किंतु उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। 1857 के विद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव, इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकीकरण से प्रतिस्पर्धा आदि कारणों ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण को जन्म दिया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। ब्रिटिश निवेशकों ने इस चरण के दौरान निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना, उसमें वित्त बाजार प्रमुख था। इसके तहत बैंकों तथा बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग तथा जहाजरानी प्रमुख थे। सबसे रोचक पहलू इस वित्तीय पूंजीवाद के दौरान यह रहा कि ब्रिटिश निवेशकों ने उन उद्योगों में निवेश नहीं किया जो आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते। वित्तीय पूंजीवाद के दुष्परिणामों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से भी अधिक खोखला बना दिया। इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ी, जिससे पूंजी निर्माण व निवेश की प्रक्रिया कमजोर होती चली गई। स्वदेशी उद्योगों तथा कृषि के विकास को इस विदेशी वित्तीय पूंजीवाद ने पनपने नहीं दिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से संलग्न एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बनकर रह गई। अब इसका क्या परिणाम रहा? तो वित्तीय पूंजीवाद के दुष्प्रभावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से अधिक खोखला बना दिया। सार्वजनिक ऋण पर भारत को ब्याज व लाभांश भी देना पड़ता था। भारतीयों को स्वशासन एवं राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए अयोग्य माना जाने लगा। आधुनिक समाज, संस्कृति एवं राजनीतिक विचारों को हतोत्साहित किया गया, क्योंकि इससे उपनिवेशवाद विरोधी विचारों के पनपने का खतरा था। भारतीय हितों और भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की टक्कर ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। अब भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु कंपनी को अत्यधिक धन की जरूरत थी। कच्चे माल की खरीदारी, सिविल तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा भारतीय ग्रामों व दूर दराज के क्षेत्रों में अधिकार के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, जिसका प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की राजनीतिक अस्थिरता ने ग्रामों के सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूबे की दीवानी अधिकार मिल जाने पर राजस्व वसूली के लिए इन क्षेत्रों में अलग अलग दीवान नियुक्त किए गए। इन नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य ठेकेदारों को दे दिया गया। इसके माध्यम से ठेकेदारों ने मनमाना कर कृषकों से वसूल किया और कंपनी को उनके द्वारा निश्चित रकम अदा की गई। इस व्यवस्था में जमींदार भी ठेकेदारों के नियंत्रण में आ गए, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया। कालांतर में लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियों के कारण वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर राजस्व वसूली का काम स्वयं कंपनी की देखरेख में शुरू किया। अब इजारेदारी प्रथा, जो फार्मिंग सिस्टम जिसे कहेंगे, तो 1772 में एक 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा चालू की गई। इस नई व्यवस्था यानी फार्मिंग सिस्टम के अनुसार नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि इसमें जमींदारों को शामिल करने का अर्थ होगा सरकार को भू राजस्व की एक बड़ी दर से वंचित रह जाना। परंतु इस व्यवस्था के भी परिणाम हानिकारक रहे। इससे भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई, पर वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती थी। यह योजना भी कृषि की उन्नति, कृषकों का शोषण बंद करने और कंपनी की धन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी, चूंकि जमींदारों का ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व था और वे भू राजस्व के विशेषज्ञ थे। अतः उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल न हो सकी। इस 5 वर्षीय ठेकेदारी योजना के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1776 में इसे 1 वर्षीय कर दिया। इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। इसी समय ब्रिटेन अपना अमेरिकी उपनिवेश खो चुका था, अतः वह भारतीय उपनिवेश को मजबूत बनाने की ओर प्रयासरत था। इन्हीं परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग्स ने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस का आगमन हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी की राजस्व दर में उतार चढ़ाव आ रहा है, फलतः भू राजस्व के लिए नई व्यवस्था को लाया जाए। अब जमींदारी या स्थायी या
व्यवस्था। तो 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया, अतः इसे जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया, क्योंकि उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोग के लिए 10 वर्ष का समय अल्प है। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हित नियत किया गया। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करे, जिससे अधिक लगान वसूल का फायदा जमींदारों को मिला, सरकार को नहीं, और इसका यह परिणाम हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। 1793 के विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला और 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, अर्थात नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह व्यवस्था मतलब जमींदारी व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। अब इसका क्या प्रभाव हुआ, तो 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना न्यायालयों की पूर्व अनुमति के वे जब्त कर सकते हैं। इससे किसान अब कृषक दास में बदलने लगे। सूर्यास्त के नियम के कारण नए वर्गों जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदकर जमींदार बनने लगे, जिससे अनुपस्थित या दूरवासी जमींदारों का उदय हुआ। जमीनों की नीलामी के कारण उपसामंतीकरण का उदय हुआ। स्थायी होने के कारण कृषि का अनुकूलन या प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद इसकी दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे सरकार को भी हानि हुई। अंग्रेजों को यह लाभ तो हुआ ही कि उन्हें स्थायी रूप से लगान की सुनिश्चितता प्राप्त हो गई, जिसका प्रयोग उन्होंने साम्राज्य विस्तार व स्थिरीकरण में किया और कृषि व्यवस्था में निवेश या ध्यान न देकर सारा ध्यान व्यापार की उन्नति में लगाया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई थी, अतः इस व्यवस्था को समर्थन मिला। अभी अंग्रेजों को न तो भारतीय कृषि व्यवस्था का ज्ञान था और न ही उनके पास इतने अधिकार थे कि वे अपने दम पर राजस्व व्यवस्था को चला सकें। अंग्रेजों को भारत में जमींदारों के रूप में एक सामाजिक मित्र मिल गया, जो दिल से चाहता था कि अंग्रेज यहाँ बने रहें। इसलिए 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे आरसी दत्त व राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान इस व्यवस्था के समर्थक थे। आरसी दत्त ने तो इसे पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की। परवर्ती काल में 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में स्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। चूंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर जो है 1/3 निश्चित की गई। जब सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूली की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली गई जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि यह जो है वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके।
अब इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव क्या रहा? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं थी। इस व्यवस्था के ने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक अधिक उत्पादन के लिए बाध्य किया। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए लगान की दरें ऊंची रखी गईं। अब महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक जो है माल्ट मैकेजी को माना जाता है। इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा महाल के समस्त भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। अब इसका प्रभाव क्या रहा? तो महालवाड़ी व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए तथा कंपनी को लगान वसूली पर अधिक खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। अब ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं भी थीं, जैसे तिनकटिया प्रथा, ददनी प्रथा, दुबली हाली प्रथा। तो ये क्या थी? तिनकटिया प्रथा जो है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण या बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अब दादनी प्रथा क्या थी? तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को एक मामूली सी रकम या अग्रिम या पेशगी देकर करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। अब दुबली हाली प्रथा, तो यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी महलवाड़ी व्यवस्था वाला? तो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना था। फलतः ऐसी स्थिति में भू राजस्व की जो भी पद्धति लागू की गई, उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। चूंकि किसान गांवों में रहता था और भारत की बहुसंख्यक जनता कृषि में संलग्न थी, अतः किसानों के निर्धनीकरण में गांव निर्धन हुए। परिणामतः ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों से जो असंतोष उपजा, उसे समय समय पर होने वाले किसान एवं जनजाति विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। अब कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों को उपजाया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू आदि। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यीकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि आती है। किंतु उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया,
वहीं भारत के संदर्भ में यह उल्टा हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण को जिन कारणों ने प्रेरित किया वे निम्नलिखित थे। जैसे कौन कौन से कारण थे? भारत में भू राजस्व की रकम अधिकतम निर्धारित की गई थी। परंपरागत फसलों के उत्पादन के आधार पर भू राजस्व की इस रकम को चुका पाना किसानों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में नकदी फसल के उत्पादन की और उनका उन्मुख होना स्वाभाविक था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी तथा ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। यह सर्व विदित होना जरूरी है। ब्रिटेन में यह आधार कमजोर होने के कारण ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिकीकरण के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। किसानों में मुनाफा प्राप्त करने की उत्प्रेरणा भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाला एक कारक माना जाता है। अब औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हीं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें जरूरत थी। उदाहरण स्वरूप कैरेबियाई देशों ने नील के आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार चीन को निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसी तरह इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन पर जोर दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण के व्यापक प्रभाव पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अधिकांश भारतीय किसानों पर थोपी गई प्रक्रिया थी। औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत लाई गई इस व्यवस्था ने भारत में अकाल और भुखमरी की बारंबारता बढ़ा दी। किसान अब बिचौलिया और मध्यस्थों के बीच कठपुतली बनकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक फसलों की मांग में तेज वृद्धि होती है तो इसका लाभ मध्यस्थ और बिचौलियों को प्राप्त होता है, लेकिन इसके विपरीत नुकसान यानी मंदी की स्थिति में इसकी मार किसानों को ही झेलनी पड़ती है। निष्कर्षतः कृषि के वाणिज्यिकीकरण से ग्रामों में ऋणग्रस्तता बढ़ी, अकाल पड़े और दक्कन में कृषि दंगे हुए। इस वाणिज्यीकरण से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ। अब धन का बहिर्गमन। तो धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड इंडियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वही धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। हालांकि सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी की इस बात से सहमत नहीं थे। नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रानाडे ने भी 1872 में पुणे में व्याख्यान किया कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त यानी RC दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक माना जाता है। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष रूप से योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था तो उसमें औपचारिक रूप से नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब विऔद्योगिकीकरण। तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कुटीर उद्योगों की बहुलता थी। विऔद्योगिकीकरण का आशय इन्हीं के पतन से है, जिसमें वस्त्र उद्योग प्रमुख था। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है विऔद्योगिकीकरण के कुछ कारण हैं, वो निम्नवत हैं। प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी द्वारा गुमाश्तों
यानी एजेंट्स के माध्यम से बंगाल के हस्तशिल्पियों पर नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में उनके द्वारा हस्तक्षेप करना। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। भारत निर्मित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्यात शुल्क व प्रतिबंध लगाया जाता था, अर्थात भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के द्वार बंद किए जा रहे थे। भारत में 18वीं सदी में दो प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग अस्तित्व में थे, ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग और दस्तकारी उद्योग। भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग जजमानी या यजमानी व्यवस्था के अंतर्गत संगठित थे। नगरीय हस्तशिल्प उद्योग अपेक्षाकृत अत्यधिक विकसित थे। ब्रिटिश आर्थिक नीति ने दोनों प्रकार के हस्तशिल्प उद्योगों को प्रभावित किया। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया। अंग्रेजों के आने से पूर्व बंगाल में जूट के वस्त्र की बुनाई भी होती थी, लेकिन 1835 के बाद बंगाल में जूट हस्तशिल्प की भी ब्रिटिश मशीनीकृत उद्योगों के उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे बंगाल में जूट हस्तशिल्प उद्योग को धक्का लगा। विऔद्योगिकीकरण ने शहरी दस्तकारों को विवश किया कि वे गांवों की ओर लौटें, कृषि को अपनाएं। इससे हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा प्रभावित हुआ। विशिष्ट यह है कि हमारा हथकरघा उद्योग इन सभी विषमताओं के बावजूद अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन ने इसे और मजबूती दी। अब भारत में नए उद्योगों की स्थापना। तो 19वीं सदी के अंतिम या 20वीं सदी के आरंभिक दशक में से हम भारत में विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने उन उद्योगों की स्थापना वित्तीय पूंजीवाद अर्थात निवेश पर अधिक लाभ की दृष्टि से स्थापित किए। फिर भी विदेशी व्यापारियों के अधीनस्थ सहायक के रूप में भारतीयों के पास पूंजी जमा होती गई और वे भी उद्योगों की स्थापना हेतु आकर्षित हुए। परंतु भारतीय उद्योगपतियों को सरकारी प्रतिद्वंदिता का भी सामना करना पड़ा और उनका प्रवेश उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वस्तुतः वैश्विक व आंतरिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उनके संबंध बदलते रहे और विषम वातावरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास संभव हो सका। उल्लेखनीय यह है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण लाभ वाली इकाइयों में विदेशी निवेश ही अधिक रहा। उदाहरण स्वरूप बैंकिंग में 20वीं शताब्दी के पहले विदेशी पूंजी 90% से अधिक थी। तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में विदेशी निवेश 1833 के एक्ट के बाद नील, चाय, कॉफी जैसे बागानी फसलों में निवेश के द्वारा हुआ। वस्तुतः जब 1833 के एक्ट से कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध स्थापित हो गया तो 1835 में भारत में पहला चाय बागान स्थापित हुआ और 1837 में असम चाय लिमिटेड की स्थापना की गई। 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया और भारतीय उद्योगों के संरक्षण पर विमर्श किया। इस आयोग ने स्पष्ट अनुशंसा की थी कि कुछ प्रमुख मदों के लिए भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना अनिवार्य है। ध्यातव्य है कि यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था, जिसमें अंग्रेजों को भारत का सहयोग आवश्यक हो गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन की निकासी पर व्याख्यान दिया था, जिसके बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भी भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की। वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपतियों की अंशधारिता विदेशियों से अधिक थी। 1854 में बंबई में कावसजी डाबर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की, जो भारतीयों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मानी जाती है। 1855 में बंगाल के रिसड़ा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगा। 1854 में भारत की पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोजी गई। 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास मद्रास में जेसिया मार्शल हिट द्वारा किया गया। 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी स्थापित हुई, जो भारत में पहली आधुनिक इस्पात की कंपनी बनी। 1907 में टाटा लौह इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया।
प्रथम विश्व युद्ध में इसके सहयोग को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में उद्योगों के संरक्षण पर ध्यान दिया। 1920 के बाद नए क्षेत्रों में भारतीय पूंजीपतियों द्वारा ही अधिक निवेश किए जाने लगे। 1927 में फिक्की FICCI की स्थापना से भारतीय उद्योगपतियों व स्वदेशी उद्योगों को संरचनात्मक आधार मिला। 1944 में बॉम्बे प्लान भारत के विकास के लिए निर्मित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना गया, जिसमें ठाकुरदास, मोदी, बिरला आदि की विशेष भूमिका थी। तो ये तो था भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। अब इसके बाद 1857 का विद्रोह है, जो अगले सेशन में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें।